चीन के जो इंजीनियर्स हैं उन्होंने पाकिस्तान में आकर और ये J-10 नाम का फाइटर जेट है जिसको उड़ाने में और हम पर हमला करने में मदद की। उन्होंने अपने रडार बंद कर दिए थे। J-10 के रडार बंद थे। वो इसलिए बंद रखे थे, चाइनीज लीडर खुलेआम बोलते थे कि हम पाकिस्तान की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, सॉवरेनिटी को हम सपोर्ट करेंगे। वो तो सिर्फ इसलिए बैठे थे कि हम एक बार अपनी मिसाइल छोड़ें और वो मिसाइल पाकिस्तान की एयर स्पेस को अंदर चली जाए तो वो हमला करेंगे। अगली बार जब ये जंग होगी तो हमें ये मान के चलना है कि ये पाकिस्तानी पायलट अकेले नहीं है। चीन बेसिकली हमें ये बताने की कोशिश कर रहा है कि लड़ाई जो है नहीं करो पाकिस्तान के साथ, लड़ाई की साउथ एशिया में ज़रूरत नहीं है, मैं पाकिस्तान के साथ खड़ा हूँ। पाकिस्तान मिलिट्री से हमें ताकत बनानी है कि हम उनके सामने खड़े हो सकें। पाकिस्तान पहले भी हमसे जंग कर चुका है, मैं हार भी चुका है। नहीं, पाकिस्तान नहीं हारा है। देखिए, तो हमारे जैसे रफेल होंगे तो इंजीनियर नहीं आते हमारे पास, नहीं, उनके तो आप छोड़िए, वो तो सोर्स कोड ही नहीं दे रहे हमें। सरकार को बताना है कि 6 और 7 की रात को उस समय क्या हुआ, क्योंकि 6 और 7 की रात बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने देखा उन्होंने बालाकोट में भी अच्छा किया, वो दिन के टाइम आए थे, अगर आपको याद होगा। और फिर 5 साल बाद, क्योंकि रफेल का जो रहस्य है वो शायद जब अगली सरकार कभी आएगी तो तभी खुलेगा। अभी तो खुलने वाला है नहीं। गलत वर्ड है, बिल्कुल वही वर्ड है, बिल्कुल वही वर्ड है। कि हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर है, जो जैमिंग होता है, वो उनका बेहतर देखा गया। फिर इसमें कुछ कमजोरियां निकली हैं जो जिसका मैं जिक्र नहीं करना चाहता हूँ। वो टारगेट मैं लेके वहां से मिसाइल छोड़ रहा हूँ और वो एक्यूरेट जाके लग रही है। पाकिस्तान एयरफोर्स एक बहुत प्रोफेशनल एयरफोर्स है। पाकिस्तान से बातचीत करिए। इजराइल का जो सपना था कि हम रीजनल डोमिनेंस करेंगे ईरान को ख़त्म करके, वो सपना ख़त्म हो चुका है। ग्रेटर इजराइल नहीं बनेगा, वो बात ही ख़त्म हो गई है। आपको ये सवाल पसंद नहीं आएगा लेकिन मैं पूछूंगी ज़रूर। वो ये देखिए, GCC में सिर्फ एक ही मुल्क है जहाँ पे परेशानी है और वो है UAE। क्योंकि UAE जो है वो पूरा अलाइंड है इजराइल के साथ। UAE इंडिया के साथ भी अलाइंड है। लेकिन तब तक आप कोई ये गारंटी नहीं दे रहे हैं कि पीस हैज रिटर्न टू। नो, पीस हैज नॉट रिटर्न्ड। मैं गारंटी क्या, मैं तो कह रहा हूँ नहीं आई है। सिंदूर ऑपरेशन को 1 साल पूरा हो गया। आपने तमाम टीवी चैनलों पर और सरकारी जो हैंडल्स हैं उस स्तर पर आपने देखा होगा तमाम तरह का जश्न मनाया जा रहा है। 1 साल यानी कि 3 दिन भी वो पूरे हो चुके हैं जब से ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ था और उसके 3 दिन गुजर चुके हैं। इस बीच एक ऐसी खबर जिस पर बहुत चर्चा नहीं हुई और ख़बर भी इतनी ख़तरनाक जिस बारे में पूरे फसाने में इसकी चर्चा नहीं हुई, वो ये कि न सिर्फ कि चीन ने अपने लड़ाकू विमान से पाकिस्तान की मदद की और हर तरह से, यानी सूचना के स्तर से लेकर साइबर स्तर से लेकर हर तरह से मदद की। इसको लेकर चैमे गुइयाँ एक फ़ारसी का लफ्ज़ है, यानी कि इधर उधर से बात आई और इधर उधर चली गई। तो चैमे गुइयाँ तो ज़रूर हुई लेकिन फैक्चुअल बातचीत नहीं हुई। पहली बार अब ये खबर आई है कि बाकायदा चाइना ने ये कहा है कि उसने, उसके इंजीनियर्स ने जाकर बाकायदा तौर पर इन जहाज़ों को, यानी कि मदद की गई, इन इंजीनियर्स के ज़रिए जहाज़ों को लड़ने में मदद की गई। ये एक बड़ी ख़बर आ रही है। इसके क्या मायने हैं भारत और पाकिस्तान के बीच? जो ये तमाम जिस तरह का तनाव, जिस तरह का पूरी मिलिट्री फाइट और वो सब कुछ हो गया, इसके अलावा चर्चा इस बात पर भी कि वेस्ट एशिया यानी ईरान की जो जंग है वो जंग क्या ख़त्म हो गई? क्या अब ये मान लिया जाए कि बिना एक प्रॉपर फॉर्मल तरीके से संधि हुए, सीज़ फायर हुए, ये मान लिया जाए कि अब ये फसाद ख़त्म हो चुका है? इसके अलावा भी कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ प्रवीण साहनी जी मौजूद हैं। जाने माने सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं, पूरे मैं कहूँगी साउथ एशिया में उनकी शोहरत है, उनका चर्चा है, फोर्स मैगज़ीन के एडिटर हैं और न सिर्फ कि उनके लिखे को लोग पढ़ते हैं बल्कि उनके वीडियोस भी लाखों की तादाद में लोग देखते हैं। ये खबर जो मैं कह रही हूँ कि एक कॉलम में, मैं तो राजनीतिक पॉलिटिकल जर्नलिस्ट हूँ, डिफेंस थोड़ा बहुत समझती हूँ, जितना डिफेंस की पॉलिटिक्स है उतना समझती हूँ, लेकिन मेरी भी आंख से ओझल हो गई ये खबर क्योंकि इस पर चर्चा ही नहीं हुई कि चीन के जो इंजीनियर्स हैं उन्होंने पाकिस्तान में आकर और ये J-10 नाम का फाइटर जेट है जिसको उड़ाने में और हम पर हमला करने में मदद की। क्या मैं सही कह रही हूँ? देखिए, ऐसा हुआ था जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ और आप जानती हैं, दर्शक जानते हैं कि ये 6 और 7 मई को सुबह ये जंग शुरू हुई थी और एयर वॉर हुई थी। और उसमें हम ये भी जानते हैं कि पाकिस्तान ने अपने J-10 हवाई जहाज़
उनको इस्तेमाल किया था। अब J-10 जो है वो चाइना का हवाई जहाज़ है, चेंगडू है जो उनकी एविएशन कंपनी बनाती है। अब ये खबर आई है कि चेंगडू के जो इंजीनियर्स थे, जो रिसर्च करते थे इसके ऊपर J-10 पे, कहने का मतलब है जिनको हर चीज़ J-10 के बारे में पता है, वो लोग फिज़िकली वहाँ पर मौजूद थे 6 और 7 की रात को जब ये जंग हो रही थी। तो वो वहाँ क्या कर रहे थे, ये एक बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात इसलिए है कि अभी तक हम ये समझ रहे थे कि जो चाइनीज़ है वो हथियार दे रहे हैं, J-10 दे दिया, PL-15 मिसाइल दे दी और उन्होंने ट्रेनिंग एक साथ कर ली, वो सब हम बात समझ रहे थे। पर अब ये खबर आ गई है कि वो वहाँ पे मौजूद थे। तो उसमें 2 बातें हैं, बहुत ख़ास हैं। पहली बात ये है कि जो फाइटर होता है, जो उनके जो एयरफोर्स के, पाकिस्तान एयरफोर्स के जो पायलट्स हैं, वो बहुत उनमें तजुर्बा है, ट्रेनिंग करी है, अच्छे हैं। तो वो जो थे अपने J-10 को उड़ाने में फोकस कर रहे थे। जो ये इंजीनियर्स थे वो ये फोकस कर रहे थे उनके उड़ने से पहले कि उसकी ठीक मेंटेनेंस है, क्योंकि अभी रिपोर्ट आ रही है उस समय वहाँ पर जो टेम्परेचर था वो 50 डिग्री सेंटीग्रेड था। जब इतना ज़्यादा टेम्परेचर होता है तो जो रडार होता है J-10 का, उसमें ख़राबी हो सकती है। उसका जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम होता है जिससे जैमिंग करी जाती है, उसमें ख़राबी हो सकती है। तो वो सब इंजीनियर पहले वहाँ चेक कर रहे थे और उसके बाद जब उन्होंने उड़ान भरी है उनके पायलट्स ने, तो तब जैसे कुछ मालूम होगा आपके दर्शकों को भी, उन्होंने अपने रडार बंद कर दिए थे। J-10 के रडार बंद थे, वो इसलिए बंद रखे थे, अगर वो ऑन करते तो जो इंडियन के जो पायलट्स थे और फाइटर्स थे उनको पता चल जाता कि हाँ ये दुश्मन का हवाई जहाज यहाँ आ गया है, हम कैच कर लेते सिग्नल। जी हाँ। तो वो उन्होंने बंद कर दिए और उन्होंने क्या किया, उसके ऊपर और पीछे एक और एयरक्राफ्ट रखा जिसको हम बोलते हैं AEWC, मतलब एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग। उसका सिर्फ काम होता है कि आप रेंज से, लंबी रेंज से आप टारगेट्स को ले लीजिएगा। तो उन्होंने टारगेट लिए, वो पीछे थे और वो टारगेट डेटा जो था वो भेजा इस जहाज़ को, J-10 जिसने की मिसाइल छोड़नी थी, जहां पायलट बैठा था, जिसने अपना रडार बंद कर रखा है, उसको डेटा भेजा। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ी टेक्निकल बात आ जाती है। वो टेक्निकल बात क्या होती है कि जो उन्होंने भेजा, जो नेटवर्क था, वो नेटवर्क जो है वो दुरुस्त होना चाहिए। नेटवर्क की जो देखभाल है पूरी, और ये कि वो डेटा वहाँ से ठीक यहाँ पहुँचे और यहाँ से ठीक जो है, जो उनका कंप्यूटर, देखिए पायलट जो होता है, जो बैठा होता है, उसके सामने उसके मिशन कंप्यूटर होते हैं जिससे वो देख रहा होता है क्या हो रहा है। तो डेटा वहाँ से आया। उसके बाद J-10 में एक चीज़ होती है जो इलेक्ट्रॉनिक होती है, जिसको हम बोलते हैं SDR, जिसका बेसिकली उसका मतलब ये होता है कि वो सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो होते हैं। वो अपनी फ्रीक्वेंसी जल्दी जल्दी चेंज कर लेते हैं। उसको कैसे बनाना है, ये ब्रेन होता है पूरी चीज़ का, उसको कैसे ऑर्गेनाइज करना है, ये इंजीनियर्स ने पहले करके लगाया हुआ था उसमें। तो जब वहाँ से डेटा आया तो डेटा ठीक है, SDR ने कंफर्म किया, जो सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो है, और फिर उन्होंने वो डेटा जो था, जो पायलट को भेजा उसके मिशन कंप्यूटर के ऊपर, क्योंकि पायलट को पता नहीं है, उसे दिखा नहीं है। तो उसके बेसिस पे देखिए, अगर डेटा ठीक नहीं होगा और अगर डेटा रास्ते में जैम हो गया या साइबर अटैक कर दिया हमने, दुश्मन ने कर दिया, वो ख़राब हो सकता है। तो SDR की बहुत अहमियत होती है, उसको मेंटेन करना, उसको ठीक प्लग इन करना, और चलने से पहले और उसके बाद उसका जब मिशन कंप्यूटर पे आया, जो कि डेटा दूसरे जहाज ने दिया था, उसके बेसिस पे इन्होंने PL-15 को बटन दबाया और छोड़ दी, और वो सीधा जाके टारगेट पे लग गया। टारगेट पे लगा। मैं टारगेट की बात करूंगी कि क्या है टारगेट, हमारा ही नुकसान जाहिर हुआ होगा। तो मुझे जी। ये बताइए, लेकिन ये हमला तो अचानक हुआ। भारत ने बताया ज़रूर था कि हम हमला करने जा रहे हैं, हमने ऐलान किया था कि हम ऑपरेशन सिंदूर करेंगे, लेकिन ये कोई हफ्ते भर पहले तो हमने बताया नहीं था। तो फिर ये इंजीनियर कैसे चीन से पाकिस्तान आ गए और सारी तैयारियां हो गई? ये तो लग रहा है कि हफ्ते भर की 10 दिन की तैयारी है। नहीं, हफ्ते 10 दिन की नहीं है, ये कई सालों की तैयारी है। ये 5 अगस्त 2019 में जब हमने जम्मू कश्मीर से 370 हटाया था, उसी समय से, शायद मैंने आपके शो पे पहले भी कहा है कि चाइनीज़ लीडर खुलेआम बोलते थे कि हम पाकिस्तान की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, सॉवरेनिटी को हम सपोर्ट करेंगे।
तब से बोल रहे थे, और इनकी एक्सरसाइजेज दोनों एयरफोर्स की वो एडवांस हो गई बहुत। तो ये तब से काम चल रहा है, ये अचानक नहीं हुआ है। उसके बाद जब 22 अप्रैल को पहलगाम हुआ है तो वो काफ़ी टाइम था, उसमें अंदर इनके इंजीनियर यहाँ आ गए होंगे देखने के लिए कि जो है टारगेटिंग है वो बिल्कुल ठीक हो। देखिए इस बार सिंदूर में जो बालाकोट में हुआ था, बालाकोट में हमने पहली बार 2019 में हमने एयरफोर्स का इस्तेमाल करा था, तो पाकिस्तानी उसके लिए उनको उम्मीद नहीं थी। इस बार तो वो तैयार बैठे थे, इस बार तैयार बैठे थे। जो सैटेलाइट्स थे चाइना के, वो उन्होंने उनको वो भी बताया कि हमारे कहाँ का एयरक्राफ्ट है। वो तो सिर्फ इसलिए बैठे थे कि हम एक बार अपनी मिसाइल छोड़ें और वो मिसाइल पाकिस्तान की एयर स्पेस को अंदर चली जाए तो वो हमला करेंगे। और उस हमले में कहने का मतलब ये है, अगली बार जब ये जंग होगी, जब दिक्कत होगी, तो हमें ये मान के चलना है कि ये पाकिस्तानी पायलट अकेले नहीं हैं, उनके साथ चाइना के इंजीनियर्स। एग्जैक्टली मैं इसी बात पे आने जा रही थी कि अब तक जिस बात को राज की तरह रखा जा रहा था कि भाई प्रवीण साहनी ये कह रहे हैं कि चीन पाकिस्तान के साथ है और इसलिए ऐसा हो गया, फला जो सिक्योरिटी एक्सपर्ट है वो कह रहे हैं, मैंने कभी आधिकारिक स्तर पर इस बात को नहीं सुना। यहाँ तक कि जो हमारा प्लायंट मीडिया है, जो दरबारी मीडिया है, उसने कभी ये नहीं कहा कि पाकिस्तान को भारत ने, हमेशा ये कहते रहे कि पाकिस्तान को भारत ने हराया है, कभी भी चीन का जिक्र इसमें नहीं हुआ। अब ये पहली बात तो मुझे इसकी पॉलिटिक्स समझाइए कि अगर चीन इसको कन्फेस कर रहा है कि हाँ हमने अपने इंजीनियर भेजे, इसके मायने क्या हैं? क्या वो भारत को और उसके जख्मों को रगड़ रहा है? क्या भारत को वो चुनौती दे रहा है कि देखिए मैं इस बात को कन्फेस करता हूँ कि आपके सिंदूर ऑपरेशन में जो आपने हमला किया था पाकिस्तान के ऊपर, मैंने पाकिस्तान का साथ दिया? देखिए चीन ऐसा कुछ नहीं कर रहा है। चीन तो ये सोचता भी नहीं है कि मिलिट्री टर्म्स में इंडिया उसके बराबर का है। चीन जो है अपनी बराबरी मिलिट्री में सिर्फ अमेरिका के साथ करता है। चीन सिर्फ ये संदेशा दे रहा है कि आप ये समझिएगा, जब भी कोई चाइना से ऑफिशियल चैनल से खबर आती है, इसका मतलब ये है कि वो पूरी सरकार की परमिशन से आई है। तो ये जो उन्होंने इंजीनियर का नाम भी दिया है, किसने बयान दिया है, वो सब है उनकी न्यूज़पेपर है, एक आता है साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट, बिल्कुल उसमें ये पूरी स्टोरी है। तो मेन स्ट्रीम बिल्कुल हाँ, है, ये भी नहीं है कि कोई, तो और ये देखिए, कोई अमेरिका भी नहीं है कि खबर नहीं, लीक होके आ गई, चीन वहाँ तो लीक भी नहीं हो सकता है। चीन बेसिकली हमें ये बताने की कोशिश कर रहा है कि लड़ाई जो है नहीं करो पाकिस्तान के साथ, लड़ाई की साउथ एशिया में ज़रूरत नहीं है, मैं पाकिस्तान के साथ खड़ा हूँ, ये हमें कह रहा है। कोई हमें चुनौती नहीं दे रहा है। लेकिन हमने तो ये कह दिया कि अगर एक बार और कोई टेरर एक्ट हुआ सो इट विल बी एन एक्ट ऑफ वॉर, यानी कि अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई और आतंकवादी गतिविधि होती है तो हमें युद्ध करना होगा। तो हमें इसलिए अब सोचना है, हमने जो कह दिया है, जो प्रधानमंत्री ने खुद कहा कि एक न्यू नॉर्मल बन गया है, जिसमें कि एक्ट ऑफ टेरर विल बी एक्ट ऑफ वॉर, और हम डिस्टिंक्शन नहीं करेंगे, हम फ़र्क नहीं करेंगे टेररिस्ट के अंदर और स्पॉन्सर्स के अंदर। इसका मतलब हम फुल स्केल लड़ाई लड़ेंगे। फिर हमें एक नमूना मिल गया है ऑपरेशन सिंदूर के अंदर कि लड़ाई कैसी होगी, वो भी हमें समझ में आ गया है। वो एक अलग टाइप की लड़ाई होगी, जैसे आज तक कभी हिंदुस्तान पाकिस्तान ने वो लड़ाई लड़ी ही नहीं है। कैसी होगी? हाँ, देखिए अब तक क्या होता था, हिंदुस्तान पाकिस्तान की जो लड़ाई होती थी, वहाँ पर एक लाइन होती थी जो हम बोलते थे कॉन्टैक्ट लाइन। इस तरफ हमारी फ़ौज है, उस तरफ उनकी फ़ौज है, लड़ाई यहाँ से शुरू होती थी, जैसे हमारी लाइन ऑफ कंट्रोल है, वो लड़ाई वहाँ से शुरू हुई और फिर हमारा प्लान है, हम इधर गए, उनका प्लान है वो इधर गए, एयरफोर्स उनको सपोर्ट कर रहा है। अब तो वो लड़ाई नहीं है, क्योंकि हमने क्या देखा इस बार कि आप जो है मिसाइल्स और ड्रोन्स आप कहीं भी फेंक सकते हैं, डेप्थ में फेंक सकते हैं, जो हमने भी फेंकी उन्होंने भी फेंकी। इसका मतलब है ये वो कॉन्टैक्ट लाइन, रियर, साइड, ये वो बैटलफील्ड का, पूरी बैटलफील्ड एक हो गई है। ये तो पूरी बात बदल गई ना। अब इसका मतलब ये है कि अब जो लड़ाई है जो है वो एक बहुत ख़तरनाक लड़ाई होगी। उसका कन्वेंशन जिसे हम कहते हैं थ्रेशोल्ड, वो बहुत कम हो गया है। प्रॉब्लम ये है, हमारा प्रॉब्लम टेररिस्ट से नहीं है, हम टेररिस्ट से 1991 से लड़ रहे हैं। हमें तो स्टेट लड़ रहा है हमसे। अरे भाई, हमें तो पाकिस्तान मिलिट्री से लड़ना है ना, वो हम लड़ नहीं रहे हैं उनके साथ।
पाकिस्तान मिलिट्री से हमें ताकत बनानी है कि हम उनके सामने खड़े हो सकें। अगर उनको पता चल जाएगा आपके पास ताकत है लड़ाई लड़ने की उनके सामने, तो वो ये कम कर देंगे काम लेकिन जो कर रहे हैं। पाकिस्तान तो छिप के लड़ रहा है। पाकिस्तान कहाँ लड़ रहा है भारत से? अगर वो चीन की सपोर्ट से लड़ रहा है या अमेरिका की नहीं सपोर्ट नहीं से नहीं लड़ रहा नहीं है? नहीं 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 नहीं, ये देखिए, पाकिस्तान पहले भी हमसे जंग कर चुका है। और हार ये भी चुका है। नहीं, पाकिस्तान नहीं हारा है। देखिए, ये मैंने कई बार पहले भी बोला है कि जो मिलिट्री लाइन बनी थी, पहली जंग हुई थी कश्मीर की और उसके बाद मिलिट्री लाइन बनी 1 जनवरी 1949 को, वेस्टर्न सेक्टर में आज भी कायम है। उसको हम लाइन ऑफ कंट्रोल बोलते हैं। यानी नई लाइन बन गई। नहीं, वही लाइन है, थोड़ी उसको इधर उधर करा हमने। अगर हमको ताकत होती उनको पूरा हराने की, तो वो लाइन ही ग्राउंड पे नहीं होती। वो कहाँ कर पाए हम। जहाँ तक सवाल है बांग्लादेश बनाने का, हमने बनाया, पर आप खुद सोचिएगा, ईस्ट पाकिस्तान जो 1000 किलोमीटर एज द क्रो फ्लाइज अक्रॉस इंडिया है, वो सपोर्ट कर ही नहीं सकते थे वेस्ट से ईस्ट को, तो वो तो वैसे ही जाना था। आप ये देखिए ना इस बात को, लड़ाई जो हुई वो तो वेस्ट में हुई, और वेस्ट में हमने थमा के रखा उसको, क्योंकि जो उस समय आर्मी चीफ थे उन्होंने सीधा ये आदेश दिया था, जो हमारे वेस्टर्न कमांडर थे उस समय जनरल कैंडेट से, कि आप इसको रोक के रखिए, हमें यहाँ पे काम करना है, और हमने बांग्लादेश बना दिया। मेरा कहने का मतलब ये है, देखिए, अभी तक जो भी हमने फुल स्केल वॉर लड़ी है पाकिस्तान के साथ, तो वो लाइन कायम है। अब चाइना उनके साथ खुल के लड़ रहा है, साथ में खड़ा है। लेकिन ये प्रवीण जी, अगर ईमानदारी से देखें तो ये तो धोखे की जीत हुई। अगर मान भी लें ये धोखे की लड़ाई, जीत तो चलिए, जीत हार तो दोनों मुल्क कहेंगे कि हम जीत गए हैं। मैं तो कहती हूँ ये धोखे की लड़ाई हो। अगर पाकिस्तान में हिम्मत है तो सामने आए और खुद लड़े। नहीं, क्यों चीन की मदद से लड़ तो पाकिस्तान ही रहा है ना, उनके पायलट्स चला रहे हैं एयरक्राफ्ट। अब अच्छी बात यह है कि क्या हुआ उनके पर्सपेक्टिव से। नॉर्मली क्या होता है, जैसे हम रफ़ेल ले रहे हैं, हमें तो खैर वो सोर्स कोड ही नहीं दे रहे हैं, वो बात छोड़िए। तो हमारे जैसे रफ़ेल होंगे तो इंजीनियर नहीं आते हमारे पास, फ्रेंच उनके तो आप छोड़िए, वो तो सोर्स कोड ही नहीं दे रहे हमें। क्या तो होता है सोर्स कोड? हाँ, सोर्स कोड का मतलब ये है कि अगर हमें कोई भी तब्दीली छोटी मोटी सॉफ्टवेयर की करनी है, कुछ नई चीज़ लगानी है, कुछ अपने नए हथियार को लगाना है, हमें उनको बुलाना पड़ेगा कि भाई आके कर दो। वो हमें बता ही नहीं रहे। नहीं तो क्या इस बात पे अभी कोई क्लैरिटी है कि हमारे रफ़ाल जहाज गिराए गए या नहीं? देखिए, जहाँ तक गिराने का सवाल है, वो उनका कहना है कि हमने इतने गिराए हैं, 4। जो उनके लेफ्टिनेंट जनरल किदवाई हैं, उन्होंने 4 के नंबर भी दिए हैं। हम अपनी तरफ से क्या हुआ हम बताना नहीं चाहते, तो बात वहीं अटकी हुई है। लेकिन अमेरिका के गिरे तो साफ तौर पे सारी अमेरिकन मीडिया ने, जब गिराए ईरान ने, तो अमेरिकी मीडिया ने सब बात, दूध का दूध पानी का पानी, सब कुछ सामने रख दिया कि इतने गिराए गए। किसके? अमेरिका के इराक में गिरा, एक ओमान में, अच्छा, में गिरा। आप वेस्ट एशिया की बात कर रही हैं। हाँ, मैं कह रही हूँ जब उनके गिरे तो लोकतंत्र में तो देखिए, जब जंग होती है तो हार और जीत दोनों होती है, नुकसान और फायदा दोनों होता है। इतनी बड़ी ताकत अमेरिका, जब उसके कई जहाज गिराए गए, और वो जहाज जिनको कहा जाता है कि इनविंसिबल हैं, और वो बने ही इस तरह से हैं कि वो कभी गिराए नहीं जा सकते। तो इसका जवाब जो है ये मीडिया को लेना पड़ेगा, सरकार से। इसके बारे में मैं क्या बोल सकता हूँ? नहीं, आपको पता तो है। नहीं, अब देखिए, मेरे पता होने से कुछ नहीं होता है। सरकार को बताना है कि 6 और 7 की रात को हम अभी जश्न मना रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर का, अच्छी बात है, और हम कुछ लेसन्स भी लर्न करे होंगे हमने, वो भी अच्छी बात है। कुछ हम भी अपनी तब्दीलियां कर रहे हैं, पर उस समय क्या हुआ, क्योंकि 6 और 7 की रात बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं बार बार बोलता हूं कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में जब हमारे पास कॉन्टिग्यूअस बॉर्डर है, मतलब हम साथ साथ हैं, तो एयर वॉर का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होगा। अगर उनकी एयर वॉर में हमने देखा, उन्होंने बालाकोट में भी अच्छा किया 2019 में, एयर वॉर में वो दिन के टाइम आए थे, अगर आपको याद होगा। और फिर 5 साल बाद तो अब फिर वो अच्छा कर रहे हैं, और इस बार तो उनके इंजीनियर भी आ गए। हम देखिए, नॉर्मली क्या होता है कि आप J-10 लेकर आइएगा, और उसके बाद पाकिस्तानी इंजीनियर जो हैं वो ट्रेनिंग करके आते हैं और यहाँ आते हैं। पर अजीब बात ये देखी गई कि उनके खुद ही इंजीनियर यहाँ आ गए। तो मतलब और हम जिनसे जहाज ले रहे हैं फ्रांस से, ना वो हमारे साथ राजनीतिक तौर पर साथ हैं, और आप कह रहे हैं वो तो कोड भी नहीं दे रहे हैं। देखिए, न्यूज़ जो आ रही है वो यही है कि वो सोर्स कोड, देखिए सोर्स कोड जो होता है, इसका मतलब ये है कि पूरी आजकल जो हवाई जहाज होते हैं बहुत सोफिस्टिकेटेड होते हैं, वो सब डिजिटल होते हैं। तो उसका डिजिटल खाका क्या है
वो कोई भी नहीं बताएगा दूसरे को। तो हमें ये कभी पता नहीं चलेगा कि सिंदूर में आखिर हुआ क्या था। हमें ये कभी पता नहीं चलेगा कि हमारे रफ़ाल जहाज़ गिराए गए या नहीं गिराए गए। मुझे याद है द वायर ने एक स्टोरी की थी और उसमें CNN की स्टोरी को सिर्फ कोट किया था कि 1 या 3 या जितने भी रफ़ाल जहाज़ गिरा दिए गए, और इसको लेकर फ्रांस में तो इन्वेस्टिगेशन हो रहा है कि रफ़ाल गिराया कैसे जा सकता है, क्योंकि उनके जो पूरा ब्रांडिंग जो उन्होंने रफ़ाल के इर्द-गिर्द की है, उन्हें बहुत भारी नुकसान पहुँचा है। तो इस पर तो वायर की वेबसाइट एक दिन के लिए बंद कर दी गई थी। आप कह रहे हैं मीडिया को बोलना चाहिए? नहीं, वो तो मेरी वेबसाइट भी बंद हुई थी उसी दिन, क्योंकि रफ़ाल का जो रहस्य है वो शायद जब अगली सरकार कभी आएगी तो तभी खुलेगा। अभी तो खुलने वाला है नहीं, तो वो तो बात खत्म हो लेकिन गई। मैं एक बार ये सोचती हूँ इसी की जी, राजनीति के लिए कि जी। चलिए मान लेते हैं हाँ। एक बार अगर मोदी जी या हमारे रक्षा मंत्री ये कह दें कि भाई हम जंग कर रहे थे, जंग में हमने उनका 3 गुना नुकसान किया लेकिन 1 गुना नुकसान हमारा भी हुआ, इसमें क्या बदल जाएगा? नहीं, ये तो सरकार जवाब देगी ना। मैं क्या बता सकता हूँ इसके बारे नहीं, में? आप डिफेंस के अलावा डिफेंस की पॉलिटिक्स को भी समझते होंगे आप। नहीं, देखिए मैं बिना तो पॉलिटिक्स के डिफेंस क्या है? पॉलिटिक्स तो मैं ये समझता हूँ कि इंडियन एयरफोर्स को काउंटर टेरर ऑपरेशन पे इस्तेमाल करना ही नहीं चाहिए नहीं था। चाहिए था। ये है सीधी सी बात, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स जो है वो हमारी सबसे एलीट सर्विस है। हमने उसको 2019 में इस्तेमाल किया, एयरफोर्स की कमज़ोरियाँ बताई उनको कि हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर है, जो जैमिंग होता है, वो उनका बेहतर देखा गया हमारे से। फिर इसमें कुछ कमज़ोरियाँ निकली हैं जो जिसका मैं ज़िक्र नहीं करना चाहता हूँ। जब खबर बाहर नहीं आती है तो आपको कैसे पता लगता है ये सब? किस चीज़ में? जब ये खबरें बाहर जब मीडिया छाप ही नहीं, नहीं रहा है, वो देखिए वो ऐसा होता है कि एक तजुर्बा भी होता है। आप देख अब लेते हैं। हाँ, तो एक तजुर्बा है मेरा भी। मैं भी फ़ौज को 1977 से देख रहा हूँ, तो बहुत पुराना रिश्ता है। तो मैं समझता हूँ ये क्या हो रहा है, पर ये पहली बार देखा है बहुत मैंने। खतरनाक कॉम्बिनेशन है कि एक हाँ। पूर्व सैनिक अब हाँ। पत्रकारिता कर रहा नहीं, है। वो देखिए उसे सेना के बारे में भी पता है और पत्रकारिता क्योंकि भी कर रहा है। मैंने पढ़ा भी है इसको कितने साल, कोई 45 साल के करीब तो मैंने इस पे स्टडीज़ करी है, तो मुझे समझ में आ जाती है बात कहने की। पर मेन मुद्दा ये है जो मैं आपसे कह रहा था कि काउंटर टेरर ऑपरेशन पे मैं समझता हूँ एयरफोर्स का कभी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए। बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि एयरफोर्स का इस्तेमाल होता है आपको मिलिट्री टारगेट्स पे हिट करना, ये होता है जो उन्होंने दोनों बार किया। हाँ। 2019 में भी किया उन्होंने और उन्होंने अब भी किया। और आतंकवादी ठिकानों पे हमला करना हो तो क्या करेंगे? नहीं, उसके लिए कहाँ पर, उसके लिए आप अपना आर्मी यूज़ करिए ना। देखिए आपको तो पंजाब अंदर फरीदकोट में जाके और बाकी जगहों पर वही जाके मैं- अगर कराची के पास करना है तो कैसे कर लेगा भारत? वही मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि आप जो है फैसलाबाद। नहीं, हाँ। देखिए आप पहले वहाँ पख्तूनवा वहाँ पहुँच गए 2019 में, खैबर पख्तूनवा में, वहाँ आपने मारा बालाकोट में। अभी आप पंजाब में चले गए, 2 जगह वहाँ मारा। तो कहने का मतलब ये है उसके मारने के बजाय आप खुल के जंगी कर लीजिए। यानी आप ये कह रहे हैं एयरफोर्स नहीं होना चाहिए, 2 फौजी आमने सामने हो और बिल्कुल आर्मी थल देखिए सेना की वो होनी चाहिए। 1990 से जो कश्मीर है, जो डिस्प्यूटेड है, वहाँ पे दोनों साइड आर्टिलरी भी खोलती हैं, दोनों साइड रेड भी करती थी, काउंटर टेरर वही रेड सब कुछ होता था। तो पर कभी एयरफोर्स का इस्तेमाल नहीं हुआ, तो ये वही बेसिक मुद्दा आ जाता है। ये सरकार ने सोचा है, उनकी ये नीति आ गई कि हम जो है एयरफोर्स को इस्तेमाल करेंगे, ये सरकार की सोच है और एयरफोर्स इसमें राजी हो गई। ये एयरफोर्स की सोच है। क्या ऐसा भी संभव है आज की तारीख में कि एयरफोर्स ये कह दे कि भाई अगर डिफेंस मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर कुछ कह रहे हैं उसको मना कर सकती है एयरफोर्स? नहीं, देखिए एयरफोर्स, देखिए जब कोई एयर चीफ होता है या आर्मी चीफ होता है या नेवी चीफ होता है, अगर आप चीफ बन गए ये सबसे बड़ी बात है। दूसरी बात, आपकी जो पूरी फौज होती है वो आपके इशारे पे काम करती है, आपके इशारे पे वो जान देने को तैयार है। इस बात को आप समझिएगा, ये बात लोगों की समझ में नहीं आती। जवान जो होता है वो देश के लिए नहीं मरता है, जवान जो होता है वो अपनी यूनिट की, अपनी आर्मी की इज्जत के लिए मरता है। इस बात को समझिएगा कि मेरा जो साथी है, जो मेरा दोस्त है, वो मेरी यूनिट में है, तो वो लड़ रहा है तो मुझे भी लड़ना है। देश बाद में आता है। ये सोच है कि पहले ये आता है कि अगर मुझे हुक्म मिला है, मेरे सीओ ने दिया है, चीफ ने दिया है, तो मुझे ये करना है।
अब मैं वापस J10 पे जाती हूँ। आप जी। ये कह रहे हैं कि भाई इंजीनियर्स आए और उन्होंने मदद की और बाकायदा यहाँ हमारे ऊपर हमला हुआ। कहाँ हमला हुआ? कहाँ मतलब? हम पे कहाँ, मतलब ये वो J10 जो है। अब वो J10 ने हमारे रफाल्स गिराए ना। वो J10 ने एक मिसाइल है जो PL-15 है, जिसमें ये बताया गया है कि 143 किलोमीटर पे, इसको हम बोलते हैं BVR, बियॉन्ड विजुअल रेंज। जैसे आप और हम बैठे देख हैं, नहीं सक पा रहे हैं हम। हाँ। हम आप उधर की पायलट हैं, मैं इधर का पायलट हूँ, हम दोनों मतलब एक दूसरे को नहीं देख रहे हैं, हम कोई 100 किलोमीटर पीछे हैं, और उसके बाद भी मैंने अपना रडार बंद करा हुआ है, टारगेट मुझे कहीं और से मिल रहा है कि आप यहाँ बैठे हैं, वो टारगेट मैं लेके वहाँ से मिसाइल छोड़ रहा हूँ और वो एक्यूरेट जाके लग रही है। तो अब मैं लब्बे लुबाब आपकी इस पूरी बातचीत का मेरी नज़र में ये है कि अगर हमने ये कह तो दिया हमारे प्रधानमंत्री ने कि अगर अब जो भी आतंकवादी घटना होगी उस पर हम युद्ध करेंगे, वो एक्ट ऑफ वॉर, यानी वो माना जाएगा कि आपने युद्ध का डिक्लेरेशन कर दिया है, वॉर का डिक्लेरेशन। तो एक तो पहली बात ये रही, तो हमें युद्ध करना होगा। लेकिन आप कह रहे हैं कि अगर आतंकवादी कैंप पे हम हमला करना चाहते हैं तो हमें एयरफोर्स को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, हमें आर्मी को इस्तेमाल करना चाहिए। तीसरी महत्वपूर्ण बात आप ये कह रहे हैं कि ये सीधे तौर पर ये बात खुलकर सामने आ गई है, साबित हो चुकी है आधिकारिक रूप से कि सिंदूर में न सिर्फ कि पाकिस्तान हमसे लड़ा बल्कि पूरी ताकत के साथ, फिजिकल पावर के साथ चाइना प्लस पाकिस्तान से भारत लड़ा और इसलिए भारत को नुकसान हुआ। मैं जो आपकी पहली दो बातें हैं उसको मैं थोड़ा ठीक करना चाहूँगा। पहली बात तो मैं ये बताना चाहूँगा कि आर्मी को भी आपको काउंटर टेरर ऑपरेशन दूसरी तरफ करने की ज़रूरत नहीं है। जो हमने 2016 में बोला, हमने सर्जिकल स्ट्राइक कर दी। अगर साहब आपको लड़ना है तो हम पहले भी करते थे, हम जिसको हम रेड बोलते हैं, हम उनकी पोस्ट पे जाके अटैक करते थे, वो हमारी पोस्ट पे अटैक करते थे। अभी मैं ये कहने की आपको कोशिश कर रहा था कि पाकिस्तान एयरफोर्स एक बहुत प्रोफेशनल एयरफोर्स है, पर अब वो उसमें इफाजा, व्हाट इज़ दैट कॉल्ड, इजाफा, सॉरी, so that has increased a lot, primarily because the engineers are right there and they are the people who understand the aircraft. These are the people who know the aircraft और जो maintain कर सकते हैं what we call software integrity, because this whole thing is about software. उसकी इंटीग्रिटी को मेंटेन करना इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड एवरीथिंग हैपेंस। अब इस कड़ी में बिल्कुल आखिरी सवाल पूछना हाँ। चाहती हूँ, फिर और मुद्दों पे बढ़ूंगी। देखिए भारत के पास, मुझे बताइए ऑप्शन क्या है। अगर आप भारत के रक्षा मंत्री होते, प्रधानमंत्री होते, और वहां से लगातार आतंकवादी गतिविधियां हो रही हैं, कभी हमारे 10 लोगों को मार दिया, 20 लोगों को मार दिया, कभी बालाकोट हो गया, कभी यानी अभी पहलगाम हुआ, ऐसे में कोई भी सरकार चुप कैसे रह सकती है? उसे हमला तो करना पड़ेगा। नहीं। और क्या ऑप्शन ये है, आप समझिएगा कि आपका दुश्मन कौन है। तो दुश्मन सबसे पहले तो ये समझिए कि आज पाकिस्तान नहीं है, उसके पीछे चीन भी पूरी तरीके से खड़ा है, ठीक है। तो उसके लिए आपको तैयारी करनी है, वो तैयारी अचानक नहीं हो जाएगी। तो इसलिए सबसे पहले आप उनके साथ शांति करिए। तो बजाय इसके कि हम जश्न मनाएं सिंदूर का, नहीं, वो आप मना लीजिए, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है, वो भी मना रहे हैं, उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ आपकी नीति ये होनी चाहिए कि अगर शांति होगी तो डेवलपमेंट होगी, अगर शांति होगी तो उनको कोई भेजने की ज़रूरत नहीं है आतंकवादी यहाँ पर। हम पहले भी देख चुके हैं। अब आपको याद होगा जब बातचीत चल रही थी मनमोहन सिंह सरकार की और मुशर्रफ के टाइम की, तब किताबें भी लिखी गई हैं, पाकिस्तानियों ने भी लिखी हैं किताबें, क्यों उस समय उनका जो लगभग बातचीत हो गई थी, हाँ, बंद कर दिया था उन्होंने। और वो हिडन हैंड जो था, वो इसलिए कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि आप कश्मीर पे बात करिए। हम कश्मीर पे बात करना नहीं चाहते हैं। मैं कहने की ये कोशिश कर रहा हूँ कि मिलिट्री ऑप्शन नहीं है। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि राजनीतिक सॉल्यूशन है, आप ये कह रहे हैं। जी हाँ, आपको इस समय दुनिया बदल चुकी है, आप उनसे बातचीत करिए, चाइना से बातचीत करिए, लड़ाई में मत पड़िए, लड़ाई की तैयारी करिए, जैसे हम बोलते हैं डिटरेंस। तो यानी अगर करना भी पड़े लड़ाई तो हम तैयार रहें, इस दौरान शांति होनी चाहिए। अगर आपके पास ताकत होगी तो लड़ाई की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, और पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से लड़ेंगे। नहीं, हम लड़ेंगे ही नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ ना, अगर आपके पास, देखिए चाइना आकर अप्रैल 2020 में हमारी ज़मीन पे बैठा है ईस्ट लद्दाख में, हमने क्या उनसे लड़ाई कर ली? हम, अगर आप याद करिएगा, जो हमारे विदेश मंत्री हैं जयशंकर, जब उनसे ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा, हाउ कैन आई फाइट विद अ कंट्री विच इज़ 5 टाइम्स माई इकॉनमी। अरे भाई, ये इकॉनमी की बात नहीं है, मिलिट्री ताकत की बात है।
हमने इस बात को भांप लिया और उन्होंने भी भांप लिया कि हम आके बैठ जाएंगे, आप कुछ भी नहीं कर कुछ नहीं सकते। कर पाएंगे। वो आज भी बैठे हुए हैं। लेकिन किर्गिस्तान में जो राजनाथ सिंह जी का बयान था, हम्म, जिसमें उन्होंने कहा कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, उसका कोई देश भी नहीं होता, वो हाँ। अलग बात है कि उसके बाद बहुत भरपाई की उस स्टेटमेंट की। हम्म। वो गलती से निकल गया था स्टेटमेंट। नहीं, देखिए, वो मुझे मालूम नहीं गलती से निकला था, पर वो एक सही स्टेटमेंट था। वो एक ही स्टेटमेंट था राजनाथ सिंह का जो मुझे समझ में आ गया। जो आतंकवादी है उसका कोई देश नहीं है, उसका कोई मजहब नहीं है, तो फिर वो पाकिस्तान सिर्फ कौन है? आतंकवादी है। धर्म तो चलिए नहीं है, लेकिन देश तो है पाकिस्तान। नहीं क्या नहीं, है? देश नहीं है ना, वो मर्सनरीज होते हैं बहुत सारे। ये मर्सनरीज भी होते हैं ना कि वो, देखिए, हमें देखना है जो हमारा दुश्मन है उसकी शक्ल क्या है कौन, ये तो क्लियर हो जाए। तो फिर हमने दुनिया भर में अपने एमपीज को भेजा, हमने एक हाँ। डेलीगेशन भेजा, और पाकिस्तान को हम अलग थलग करना चाहते थे दुनिया के स्तर पर, और स्थापित करना चाहते थे कि ये वो देश है जो पाकिस्तान का, जो टेररिज्म का स्पॉन्सर है। अगर कोई टेररिज्म का देश ही नहीं है तो हम अलग थलग क्यों करना चाहते थे पाकिस्तान? देखिए, टेररिज्म आज इशू ही नहीं है। आप ये समझिएगा, टेररिज्म इशू बना था 9/11 के बाद। उस समय जो था, जब प्रेसिडेंट बुश ने डिक्लेयर करा था ग्लोबल वॉर ऑन टेरर, उसके बाद ये दुनिया में इशू बन गया टेररिज्म। अभी जो इशू है वो एक अलग इशू है, विच इज अबाउट स्टेट वॉर्स। अभी ईरान की लड़ाई हो रही है उसके साथ, बिल्कुल। अमेरिका के और साथ। अब नॉन स्टेट एक्टर्स की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्टेट ही आपस में लड़ रहे हैं। स्टेट लड़ रहे हैं तो ना, आतंकवादियों की जरूरत नहीं है। तो इस समय क्या हो रहा है, दुनिया बदल रही है, और क्योंकि दुनिया बदल रही है, एक जो रूल्स थे वो ख़त्म हो गए हैं, नए रूल्स बनने हैं, तो इसलिए जितनी भी प्रॉब्लम्स थी वो सब सामने आ रही हैं, तो स्टेट्स लड़ रही हैं। ये आतंकवादी जो है, एक का आतंकवादी जो होता है, एक का, वो दूसरे का कुछ और होता शहीद है। है। तो फिर कहने का मतलब ये है कि हमें अपनी एयरफोर्स को, मैं शुरू से बोल रहा हूँ, ये एक गलत चीज़ है। एयरफोर्स को कभी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए काउंटर टेरर ऑपरेशन। तो सीधे तौर पे आप ये कह रहे हैं कि पॉलिटिकल सॉल्यूशन होना चाहिए। जी हाँ, मैं ये कह रहा मेज पे हूँ, बैठ के बातचीत मैं होगी। ये कह रहा हूँ पाकिस्तान से बातचीत करिए। मैं ये कह रहा हूँ आज दुनिया बदल चुकी है, और जो पहले हम बातचीत करते थे तब एक अलग माहौल था, आज एक ऐसा माहौल है कि चीन भी चाहता है कि तीनों की बातचीत हो। इंडिया चाइना से बात करे, इंडिया पाकिस्तान से बात करे, एक ट्राइलैटरल टाइप की बातचीत हो, शांति हो। जब तक शांति नहीं होगी, डेवलपमेंट नहीं होगी, तो उनके भी कुछ मुद्दे हैं, हमारे भी कुछ मुद्दे हैं, बैठिए बातचीत तो करिए। और हद तो ये है प्रवीण जी, देखिए कि हमने तो फिर से बाजार खोल दिए हैं अपने तमाम चाइना के लिए। जिस इकोनॉमी का जिक्र हो रहा था कि अपनी कीमत पर हमने चाइना के लिए बाजार खोले हैं, और ख़ासकर ऐसे वक्त में जबकि 1 साल सिंदूर का हम मना रहे हैं, जिसमें चीन ने पाकिस्तान की मदद की, हमारे ऊपर हमला किया, हमें कमज़ोर करने की कोशिश की। अब मैं आगे बढ़ती हूँ, मुझे बताइए कि क्या ईरान के ऊपर जो थोपा गया युद्ध था, क्या वो ख़त्म हो गया है? देखिए, ईरान के ऊपर जो युद्ध था, ईरान जीत चुका है, पहली बात। दूसरी बात, मल्टीपोलर वर्ल्ड में 2 बड़ी ताकतें कबूल कर रही हैं कि ईरान जीत चुका है। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ? ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जो ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर हैं अरागची, ये 27 फरवरी को गए थे सेंट पीटर्सबर्ग मिलने के लिए प्रेसिडेंट पुतिन को। 1.5 घंटे इनकी बात हुई। उसके बाद ये चाइना गए, वांग ही ने इनको बुलाया। वहाँ दोनों जगह क्या बात हुई सामने आ गई है। बात ये हुई थी, फॉरेन मिनिस्टर ईरान के बात करने गए थे दोनों मुल्कों के अंदर, ऑन द न्यू पोस्ट वॉर रीजनल फ्रेमवर्क, की लड़ाई के बाद का रीजनल फ्रेमवर्क वेस्ट एशिया में क्या होगा। तो पोस्ट वॉर बात होने लगी ऑलरेडी। जी हाँ, और द वेरी फैक्ट कि वो दोनों जो प्रेसिडेंट थे वो बात कर रहे थे इसके ऊपर, मतलब वांग ही इधर से बात कर रहे थे, उनकी वांग ही से बात हुई चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर से, एंड ही मेट विद प्रेसिडेंट पुतिन फॉर आवर एंड हाफ, Iranian foreign minister. So the very fact they were talking is that they accept that let's talk on the post-war regional framework. तो ख़त्म हो गई जंग। तो ईरान लड़ाई जीत चुका है। अच्छा, जहाँ तक अमेरिका का ताल्लुक है, अमेरिका में आप सुनिएगा प्रेसिडेंट ट्रम्प, मार्को रूबियो रोज बोलते रहते हैं कि हमने उनको भेजा हुआ है रुक्का और या व्हाटएवर नोट भेजा है, उसका जवाब नहीं आया। रुक्का। गलत वर्ड है। बिल्कुल वही वर्ड है, बिल्कुल वही वर्ड है। तो वो भेजा हुआ है। सवाल ये है कि वो जीती हुई पार्टी है, वो कहते हैं हम अपने टाइम पे जवाब देंगे। रुक्का भेज दिया, दूल्हा आ नहीं रहा है। हाँ,
so that is where we are. तो ये So- बहुत शानदार आप बात कह रहे हैं और आप आधिकारिक पुष्टि कर रहे हैं। अगर आप कह रहे हैं तो मैं मानना पड़ेगा मुझे कि ये जंग खत्म हो गई है, लेकिन नहीं, इससे जंग खत्म नहीं हुई हाँ। है, जंग खत्म नहीं हुई है, क्योंकि संधि तो भी हुई नो नहीं। हाँ। दो बड़ी ताकतों ने ये मान लिया है कि ईरान जीत चुका है। अच्छा, अब क्या है, अमेरिका इतनी जल्दी नहीं जाएगा। कहाँ जाएगा अमेरिका? बिकॉज जो नया रीजनल फ्रेमवर्क है उसके तहत ईरान ये बोल रहा है कि अमेरिका को वेस्ट एशिया छोड़ना है। अब अमेरिका एकदम थोड़ा छोड़ देगा। तो जंग अभी ख़त्म नहीं हुई है, पर ये एक बहुत बड़ी बात हो गई है कि पोस्ट वॉर का ईरान डिस्कशन शुरू हो रहा है चीन के साथ, ईरान, चाइना और रशिया, ये बहुत बड़ी बात हो गई है। अब मेरे पास कई सवाल हैं आपके जी। लिए और ये इन सवालों की अलग अलग ज्योग्राफी है। पहली बात मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि इस पूरी जंग में अमेरिका को क्या मिला और ईरान को क्या मिला? देखिए, जहाँ तक अमेरिका का ताल्लुक है, ये एक ऐसी जंग थी जिसमें प्रेसिडेंट ट्रंप को नहीं आना चाहिए था। अब हमें खबरें आ रही हैं कि प्रेसिडेंट ओबामा के टाइम से नेतन्याहू जो प्राइम मिनिस्टर हैं इजराइल के, वो कोशिश कर रहे थे कि किस तरह अमेरिका को इस लड़ाई में लेकर आ जाए। कामयाब नहीं हो पाए क्योंकि ये अमेरिका की जंग है ही नहीं। देखिए, इजराइल अमेरिका का एक आउटपोस्ट है वेस्ट एशिया में, ये है उनका काम, पर ये अमेरिका की जंग नहीं थी, तो उनको कुछ भी नहीं मिला है। इनफैक्ट आज प्रेसिडेंट ट्रंप के पास कोई अच्छा ऑप्शन ही नहीं है। जहाँ तक ईरान का ताल्लुक है, ईरान ये लड़ाई नहीं लड़ना चाहता था, पर क्योंकि ईरान ने ये लड़ाई लड़ रही है, ईरान जीत चुका है इस लड़ाई में। अब ईरान उस पोजीशन पे है, उस कगार पे है कि वो कह सकता है ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है, इसका नया नाम अब पर्शियन गल्फ स्टेट है। यही मैं पूछना चाह रही और थी मैं आपसे। यहाँ पर मैनेजमेंट जो है वो हमारी और ओमान की होगी, और वो ये भी कह रहे हैं कि हम एक कलेक्टिव सिक्योरिटी चाहते हैं। इसका मतलब ये है कि जीसीसी कंट्रीज़ जो हैं वो भी उस सिक्योरिटी में आ जाएं और हिस्सेदारी हो उनकी इस पूरे पर्शियन गल्फ तो स्टेट ये के। बात आपने 2 महीने पहले कही थी जब ये जंग सिर्फ छिड़ी ही थी और आपने कहा था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का कंट्रोल बदल जाएगा। जी, लेकिन जी। बीच में तो डोनाल्ड ट्रंप यहाँ तक कहने लगे कि आयतुल्ला और हम मिलकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को मैनेज कर लेंगे। नहीं, देखिए, जहाँ तक प्रेसिडेंट ट्रंप का ताल्लुक है, वो 1 घंटे में जो बात बोलते हैं उसमें मुकर जाते हैं अगले आधे घंटे में। स्ट्रेटेजी क्या है किनकी? उन्हीं की? उनकी कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। उनको देखिए, आज बहुत इट्स अ वेरी सैड थिंग, अमेरिका के अंदर फॉरेन पॉलिसी जो है वो प्रेसिडेंट अपने विम से, ही जस्ट थिंक्स ऑफ समथिंग इन द नेक्स्ट 1 आवर और वो सोशल मीडिया पे लिख देते हैं, और उसके बाद फिर जो पूरी एडमिनिस्ट्रेशन है उनकी, वो उसको जस्टिफाई करने में लग जाती है। अगर एक ग्रेट पावर होती है वो इस तरीके से फॉरेन पॉलिसी प्रवीण थोड़ा सानी बनती जी, है। मैं अक्सर सोचती हूँ इस बारे में कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप क्या चीज़ हैं, वो क्यों ऐसा करते हैं। लेकिन अंग्रेजी में एक शब्द होता है, लोग कहते हैं कि भाई वो दीवाना है, वो तो कोई पागल है, वो ऐसे ही बोलता है। बट देयर इज़ अ मेथड इन हिज मैडनेस। ऐसा नहीं है कि दीवानगी और पागलपन यूं ही है, ख्वामखा है। इसके पीछे वजह है, जब वो कहते हैं उसकी भी वजह होती है और उसे विड्रॉ करते हैं उसकी भी वजह होती है। तो ऐसे में मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि जब उन्होंने आधिकारिक रूप से, जब मार्को रूबियो आते हैं और वो ये कहते हैं कि हमने न सिर्फ कि इस जंग को हमने ख़त्म कर दिया, ऑपरेशन फ्यूरी क्या नाम था उसका, एपिक फ्यूरी, उसको भी ख़त्म किया, बल्कि जो उनका ऑपरेशन फ्रीडम था, यानी जिसमें हॉर्मुज़ को आज़ाद कराना था, वो भी हमने ख़त्म कर दिया। यानी हमारी तरफ से भैया आप हम हाथ जोड़ रहे हैं, झाड़ रहे हैं, हमने ये जंग ख़त्म कर दी है। ईरान अब अपना आप देख लीजिए, तो ईरान अब हमला नहीं करेगा? नहीं, ईरान की शर्तें हैं, तो वो तो नहीं मानी गई हैं। नहीं, ईरान क्यों मानेगा? ईरान के पास नहीं, अमेरिका नहीं माना है। नहीं, देखिए, अमेरिका इस समय बहुत कोशिश कर रहा है कि जल्दी से कोई मसला हो और हमारी कुछ शर्तों पे ईरान मान क्योंकि जाए। मुझे याद है आपने ये कहा था कि ये जो जंग खत्म होगी ये ईरान की शर्तों पर खत्म होगी। तो अमेरिका तो पीछे हट गया कि मैं एक बड़ा बिल्ला था, मान लेते हैं 2 बिल्लियों के बीच ये वॉर हो रही थी, बड़ा बिल्ला पीछे हट गया। आप देखते हैं बिल्लियां जब लड़ रही होती हैं तो वो पूरा फुला लेती हैं अपनी बॉडी को, और उसके बाद जब उनकी जंग खत्म होने लगती है तो तमाम जो उनका रोंगटा होता है वो दबने लगता है। तो वो बिल्ला तो पीछे हटा, लेकिन जो ये छोटा वाला था जो जीत रहा था, उसको क्या चाहिए? उसकी तो मांगे नहीं मानी गई। नहीं, तो कहने का मतलब ये है, प्रेसिडेंट ट्रंप जो है उनको कोई चीज़ चाहिए जंग को ख़त्म करने के लिए, तो वो तो मिला नहीं। वो मिलेगी नहीं, मिलेगी भी नहीं। अगर मिलेगी तो उसके लिए उनको इक्वल होकर बातचीत करनी पड़ेगी, और उसके लिए टाइमलाइन जो है वो ईरान की होगी।
अमेरिका की नहीं होगी टाइमलाइन, इस बात को आप, अमेरिका फिर से लड़ाई शुरू कर सकता है, करिएगा। मैं वही कह रही हूँ कि अभी जब ईरान ये कह रहा है कि हमारे ऊपर से सैंक्शंस हटाइए जो 50 साल से आपने लगा रखे हैं, वो सैंक्शंस हटेंगे? देखिए, आज की डेट में ईरान लड़ाई के लिए तैयार है, आगे की लड़ाई के लिए उनके पास असला है, उनके पास प्रोडक्शन कैपेबिलिटी है, उनके पास दो बड़ी ताकतें हैं जो उनके साथ खड़ी हुई हैं। जहाँ तक प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का सवाल है, प्रेसिडेंट ट्रंप का वहाँ असला भी ख़त्म हो रहा है, कम हो रहा है, और दूसरी बात यह है कि उनकी जितनी भी एलाइज़ हैं वो अलग टूट रही हैं सारी की सारी, ठीक है ना। तो प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो एक ऐसे कगार पे खड़े हैं कि उनके पास कोई अच्छा ऑप्शन है ही नहीं। तो अगर इकोनॉमिक सैंक्शंस नहीं हटाता अमेरिका और जंग उसने कह दिया हमने तो ख़त्म कर दी है, तो ईरान के पास क्या ऑप्शन है? नहीं, ईरान ने कंट्रोल किया हुआ है स्टेट ऑफ, वो तो सबसे बड़ी बात तो वही उसको है, इस्तेमाल करेगा वो। हाँ। और दूसरी बात ये है, वो लोग पूछेंगे प्रेसिडेंट ट्रंप से, आप वहाँ लड़ाई करने गए थे कहने के लिए कि हम उनका न्यूक्लियर जो वेपन्स है वो बंद करवा देंगे, वो कह रहे हैं हम तो बंद करा रहे हैं, तो अभी उस पर भी कोई हल नहीं हुआ, इस पर भी कोई हल नहीं हुआ, तो कैसे चले जाएंगे प्रेसिडेंट ट्रंप? उनको तो फिर से लड़ाई लड़नी है। पर सवाल ये है हासिल क्या होगा, जो अब तक आप हासिल नहीं कर पाए आगे कैसे कर लेंगे, ये समझा दीजिए। अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ इजराइल के बारे में और पूरे गल्फ रीजन के बारे में। इजराइल के लिए कहा गया, आप खुद ही कह रहे हैं बात, और ये वाकई ये तो पूरी तरीके से वाज़ेह हो चुकी है कि इजराइल की जंग थी, अमेरिका में भी लोग जानते हैं। नेतन्याहू अपने चुनाव के लिए, अपनी पॉलिटिक्स के लिए इस जंग को लड़ रहे थे। वो चाहते थे कि जितना लंबा खिंच सके अच्छा है, मतलब यानी जितना खोखला किया जा सके ईरान को, उनको पता था ईरान हारेगा नहीं, लेकिन जितना खोखला कर सकें वो उतना अच्छा रहेगा। तो क्या ईरान नंबर 1 खोखला हुआ? 2, इस पूरी जंग में इजराइल को क्या हासिल हुआ? क्या ईरान फ़िलिस्तीन का बदला ले पाया? देखिए, इज़राइल का जहाँ तक ताल्लुक़ है, इज़राइल का जो सपना था कि हम रीजनल डोमिनेंस करेंगे ईरान को ख़त्म करके, वो सपना ख़त्म हो चुका है। ग्रेटर इज़राइल नहीं बनेगा, वो बात ही ख़त्म हो गई है, क्योंकि अभी जो ये नया फ्रेमवर्क की बात चल रही है, जो रीजनल फ्रेमवर्क जिसकी मैं आपको बता रहा था, रीजनल फ्रेमवर्क में उसमें अमेरिका का कोई रोल नहीं है और बिना अमेरिका के इज़राइल कुछ कर ही नहीं सकता है। तो पहली बात तो ये हो गई, तो वो कहीं भी नहीं खड़े। इस समय डोमिनेंट पावर जो है वेस्ट एशिया की वो है ईरान, और ईरान जो है, ये दोनों जो बड़ी ताकतें हैं वो उसको एक्नॉलेज कर रही हैं, रूस और चीन एक्नॉलेज कर रही हैं। तो इससे ताकतवर पोजीशन में देखिए ईरान ने बहुत कुछ सहा है, तो अगर वो कह रहे हैं हमें ये चीज़ें चाहिए, तो जब तक वो नहीं मिलेगी या जब तक अमेरिका एज ए इक्वल आके बातचीत नहीं करेगा। अब देखिए, वो कोशिश करी गई थी पाकिस्तान में, आपको याद है 11 अप्रैल को ये बातचीत हुई थी और 21 घंटे के अंदर जेडी वैंस वापस आ गए। तो मतलब बात ये है, आपकी ये एरोगेंस जो है कि हम सबसे बड़ी ताकत है दुनिया की, वो ख़त्म हो गई है। या तो आप आके बात करिए, या आपको नहीं बात करनी तो आप लड़ाई लड़िए। अब लड़ाई में आपको क्या हासिल होगा? अब वो कह रहे हैं प्रेसिडेंट ट्रंप कि हम इनकी पूरी एनर्जी तबाह कर देंगे ईरान की। ईरान कहते हैं कि अगर आप हमारा करेंगे तो हम बाकी जो आपके एलाइज़ हैं वहाँ पर जीसीसी के हम भाग कर देंगे। तो उसमें नुकसान किसका है? ट्रंप का नुकसान है। क्यों नुकसान है? क्योंकि ट्रंप के पास तेल है, पर ट्रंप के पेट्रो डॉलर्स ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन तेल तो जितना ऊपर जाता है फ़ायदा होता है अमेरिका को। नहीं, देखिए ना, आज अमेरिका की 2 बातें मैं आपको बताना चाहूँगा। और पेट्रो डॉलर भी समझाइए हमारे दर्शकों को कि ये जो पूरी करेंसी जिसका पूरा जिक्र है, जो जीसीसी पर पूरा कब्जा था, इसके क्या मायने हैं? इसका मायना ये था कि 1974 में एक बातचीत हुई थी बिटवीन अमेरिका एंड सऊदी अरेबिया। सऊदी सबसे बड़ी कंट्री है जीसीसी की। उनसे बात हुई थी कि देखिए साहब, आप जो अपना ऑयल है और जो गैस है, इसको आप बेचिएगा और डॉलर में बेचिएगा, और हम जो है आपको सिक्योरिटी देंगे। तो फिर उसके बाद जो बाकी जीसीसी कंट्रीज़ थी वो भी उसी पे आ गई। तो अब उन्होंने डॉलर में बेचना शुरू कर दिया। अब दुनिया की कंट्रीज़ हैं, उनको वहाँ पर आके तेल लेना है। सरमोज से ही, जैसे आप जानती हैं, 25% 1/5 ऑफ द ऑयल एंड गैस ऑफ द वर्ल्ड पासेस थ्रू दैट। तो अगर उनको खरीदनी है, आके वहाँ पे तेल लेना है, इनमें से किसी सी कंट्री से, ओपेक बन गया, फिर उनसे लेना है अगर, तो उनको डॉलर चाहिए। तो डॉलर रिजर्व करेंसी बन गई दुनिया की। आज की हालत क्या है कि अमेरिका का 39 ट्रिलियन नेशनल डेट है,
और उससे ख़तरनाक बात क्या है कि आज उनका नेशनल डेट उनकी जीडीपी से ज़्यादा है। उसका मतलब क्या होता है? जीडीपी होता है एक मुल्क जैसे अमेरिका है, एक साल के अंदर क्या प्रोड्यूस करता है, गुड्स और सर्विसेज, दैट इज़ जीडीपी। उनका डेट उससे ज़्यादा है। तो कहने का मतलब ये है इकॉनमी पोजीशन जो है बहुत ख़तरनाक है, बहुत नाजुक है अमेरिका की। अगर ये पेट्रो डॉलर आने बंद हो गए, जैसे ईरान बोल रहा है कि अमेरिका को यहाँ से भगाओ, और ईरान अगर कल बोल देगा कि हम यहाँ पे जो ट्रेड है सिर्फ रियाल में करेंगे या युआन के अंदर करेंगे, जो तय होगा, तो फिर पेट्रो डॉलर ख़त्म हो गया। पेट्रो डॉलर ख़त्म हो जाएगा तो उनकी इकॉनमी ख़त्म हो गई। अगर उनकी इकॉनमी ख़त्म हो गई तो वो ये बेसिस, और अभी वो 2027 के लिए, अगले साल के लिए पेंटागन कहता है हमें 1.5 ट्रिलियन डॉलर हमें बजट चाहिए, 1.5 ट्रिलियन डॉलर्स। तो कहाँ से पैसे आएंगे? आपको ये सवाल पसंद नहीं आएगा लेकिन मैं पूछूंगी जरूर। वो ये कि अमेरिका जितना भी बुरा सही, जैसा भी सही है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री, एक लिबरल डेमोक्रेसी है, अभी तक एक लिबरल फ्री वर्ल्ड का नेता रहा और हमेशा बात करता है वो अधिकारों की, वो आज़ादी की बात करता है। और मैं निजी तौर पर अमेरिका को बहुत आदर्श ना मानते हुए भी समझती हूँ कि एक ओपन फ्री वर्ल्ड के नेता के तौर पर अमेरिका ज़्यादा सूटेबल है। आप जो सजेस्ट कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि जब अमेरिका की सुपर पावर, चाहे वो पेट्रो डॉलर के ज़रिए, चाहे वेस्ट एशिया की ये लड़ाई हो या डोनाल्ड ट्रंप की दीवानगी हो, अगर उसकी सुप्रीमेसी या ये जो वर्ल्ड पावर है ये ख़त्म होती है तो जो नई ताकतें उभर रही हैं उनमें रूस है, चीन है, या ईरान को भी थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि एक वेस्ट एशिया की ताकत है, इनमें से कोई भी डेमोक्रेसी नहीं है। देखिए, ये डेमोक्रेसी की भी कहानी अमेरिका ने ही शुरू करी थी। और उन्होंने, देखिए, अमेरिका एक ऐसा मुल्क है जहां इनोवेशन होती है। आज भी दुनिया की सबसे बड़ी इनोवेशन अमेरिका में हो रही है, इसमें कोई शक नहीं है। पर यह भी असलियत है कि जब दुनिया यूनिपोलर थी, जब 1991 में सोवियत यूनियन ख़त्म हुआ और उसके बाद मैं मानता हूं कि 2013 में मल्टीपोलर वर्ल्ड बन गई, इसमें इन द नेम ऑफ डेमोक्रेसी जो अमेरिका ने कितना ज़्यादा ये इराक को हटाया, लीबिया को हटाया, अफगानिस्तान में घुस गए, इधर घुस गए इन द नेम ऑफ डेमोक्रेसी, ये सब किया ना उन्होंने। बिल्कुल किया। तो अगर आप उनको देखें, लेकिन डेमोक्रेसी आउटसाइड ऑफ अमेरिका एंड डेमोक्रेसी इनसाइड ऑफ अमेरिका, जैसे मैं आपको उदाहरण देना चाहती हूँ कि भारत में या किसी भी देश में जब ह्यूमन राइट्स को लेकर बात होती है, चाहे झूठे के लिए ही सही, लेकिन एक दबाव तो आता है कि अल्पसंख्यकों पे हमले नहीं होने चाहिए, इसके अलावा मानवाधिकारों की रक्षा होनी चाहिए। क्या आपने कभी ये आवाज़ कभी चीन से सुनी? क्या आपने ये आवाज़ रूस से सुनी? रूस में तो हालत ये है कि पत्रकार वहाँ पर अगर कोई एक शब्द बोल देता है पुतिन जी के खिलाफ तो न सिर्फ कि वो जेल जाता है, दुनिया से ही उठ जाता है। चीन में भी वही हालत है। तो मैं सिर्फ ये कहने की कोशिश कर रही हूँ कि क्या दुनिया के उन लोगों के लिए जो लिबरल हैं, डेमोक्रेटिक माइंडेड हैं, ह्यूमन राइट्स की परवाह करते हैं, मिलिट्री को थोड़ा सा किनारे रख के, क्या ये अच्छी खबर है? देखिए, सवाल बहुत सीधा सा है कि क्या एक बड़ी ताकत को दूसरे देशों में जाके दखल देना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। अच्छा, तो चीन और रशिया और जो नया वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है, इसमें एक ख़ास बात ये रहेगी कि हम दूसरे देश में जाके दखल नहीं करेंगे, हम दूसरे देश की सिविलाइजेशन की रिस्पेक्ट करेंगे और हम चाहते नहीं कि हमारे देश में कोई दखल करे। आपने जिक्र किया है चीन का, रशिया का, ईरान का, ये तीनों सिविलाइजेशंस हैं, हज़ारों साल की सिविलाइजेशंस हैं। अगर इतने साल वो रह गए और ये उनकी सोच है, देखिए आपकी जो सोच है, जो मेरी भी कुछ पहले तक सोच थी, दिस इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड अ कॉलोनियल माइंडसेट कि हम दूसरे में जाके दखल अंदाजी हर जगह करेंगे। देखिए, ये हमें, आप चाइना के में जाइए, रशिया में जाइए, उनको कोई दिक्कत नहीं हो रही है। तो फिर तो इन देशों में जो भी होता रहे, हमारे देश में जितना चाहे अल्पसंख्यकों पे हमला हो, जो भी कुछ होता रहे मुसलमानों ईसाइयों के खिलाफ, कोई देश कुछ कहने वाला नहीं होगा। हम कहेंगे हमारा ये आंतरिक मामला है और हम भी खुश रहेंगे और वो भी खुश रहेंगे। तो ये मसले तो हमें खुद हल करने हैं ना। हमें क्यों अमेरिका चाहिए यहाँ पर आके हमें लेक्चर दे ह्यूमन राइट्स के ऊपर? मुझे सैद्धांतिक रूप से आपकी बात से मैं सहमत हूँ, लेकिन फिर भी अफसोस ये है कि इनमें से जो भी नई ताकतें उभर के आ रही हैं, जो नए पोल्स हैं, ये बहुत ओपन डेमोक्रेसीज नहीं हैं। और एक डेमोक्रेटिक माइंडेड पर्सन होने के नाते मुझे लगता है कि ये एक तरह का नुकसान है। देखिए, डेमोक्रेसी की भी डेफिनेशंस होती है। दे आर लुकिंग फॉर ग्लोबलाइजेशन, दे आर लुकिंग फॉर कोलैबोरेशंस, बट दे डोंट वांट दैट यू इंटरफेयर इन देयर सिविलाइजेशनल मैटर्स, इन देयर कल्चर, इन देयर ट्रेडिशंस।
Now these are two entirely अब different आखिरी things. बात मुझे बताइए कि अगले 3 महीने या 6 महीने में जी। ये जो पूरे वेस्ट एशिया की जो तस्वीर उभर रही है, इसको आप किस तरह से देखेंगे? क्या जो 1 करोड़ लोग वेस्ट एशिया में रहते हैं, जीसीसी कंट्रीज जिन्हें हम कहते हैं, रहते हैं, क्या वो ये मान लें कि अब यहाँ शांति आ गई है? देखिए, अगले 3 और 6 महीने में क्या होगा ये तय करना है प्रेसिडेंट ट्रंप को। क्या प्रेसिडेंट ट्रंप तैयार हैं ये जो न्यू पोस्ट वॉर रीजनल फ्रेमवर्क है ईरान का, उस पे बैठ के एज अ इक्वल क्या बात करने को तैयार हैं, जिसका मैंने आपको बताया बैकिंग इज़ फ्रॉम 2 ग्रेट पास, चाइना और रशिया उसको बैक कर रहे हैं। तो सारी बात यहाँ पर आके रह जाती है। अगर वो तैयार नहीं है तो फिर प्रेसिडेंट ट्रंप दोबारा जंग शुरू कर देंगे। अब क्या करेंगे दोबारा, उनके पास मिलिट्री ऑप्शन क्या है मुझे तो समझ में नहीं आता है, सिर्फ तबाही दिखती है। अगर वो एनर्जी बंद कर देंगे तो फिर एनर्जी सबकी बंद हो जाएगी, इसका मतलब है पूरे दुनिया के अंदर एनर्जी क्राइसिस आ जाएगी। अगर आप उनके ऑयल टर्मिनल्स को सबको उड़ा दें, बाकी के भी उड़ जाएंगे। जहाँ तक जीसीसी का ताल्लुक है, देखिए जीसीसी में सिर्फ एक ही मुल्क है जहाँ पे परेशानी है और वो है यूएई, क्योंकि यूएई जो है वो पूरा अलाइंड है इजराइल के साथ। यूएई इंडिया के साथ भी अलाइंड है, ठीक है ना, जिसको हम वेस्ट एशिया क्वाड बोलते हैं। तो यहाँ पे दिक्कत सारी आ रही है। जहाँ तक सऊदीज़ का सवाल है, सऊदी समझ गए हैं हमें किस साइड पर होना है, कतारीज़ के भी समझ में आ रहा है, बहरीन के थोड़ा नहीं आ रहा है, वो भी आ जाएगा उनको। बहरीन बहुत छोटी छोटी सी है, बहरीन कुवैत इनकी समझ में आ जाएगा। ओमानी जो है वो ईरानियन के साथ खड़े हुए हैं। तो सारी दिक्कत जो है यूएई को है। और जहाँ तक आगे क्या होगा ये प्रेसिडेंट ट्रंप को तय करना है। क्या मैं बैठ के बात करने को एज अ इक्वल तैयार हूँ? अगर नहीं तैयार हूँ तो उनके ऑप्शंस जो हैं वो सारे गंदे ही ऑप्शंस हैं। ही हैज़ नो पॉजिटिव ऑप्शंस। लेकिन तब तक आप कोई ये गारंटी नहीं दे रहे हैं कि पीस हैज रिटर्न्ड टू नो पीस हैज नॉट रिटर्न्ड। मैं गारंटी क्या मैं तो कह रहा हूँ नहीं आई है। ये दिस इज व्हाट इज कॉल्ड अ कोल्ड पीस। देयर इज नो पीस कि अभी कोई बमबारी नहीं हो रही है। नहीं हाँ वो कोल्ड पीस है। वो हालत है। अभी पीस कहाँ है? पीस तो तब आएगी जब उनकी बातचीत होगी। वो कहाँ हो रही है? तब तक इंतजार करना पड़ेगा। जी, इंतजार नई नौकरियां या बिजनेस का पूरा माहौल, क्योंकि मैं आपको बता सकती हूँ कि भारत में इतनी चिंता है इस बात को लेकर, बिल्कुल, क्योंकि 1 करोड़ लोग तो वहाँ काम करते हैं, 6 करोड़ परिवार यहाँ पे पल रहे हैं। बिल्कुल, तो आप ये समझिए कि कितनी बड़ी पॉपुलेशन का एक बड़ा हिस्सा है जो कि डिपेंडेंट है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमें जो वहाँ से पैसा आता है वो सबसे बड़ी तादाद में जीसीसी कंट्रीज से आता है। तो हमारी इकोनॉमी के लिए भी बहुत अहम है। और इकोनॉमी तब तक हम कुछ नहीं कह पाएंगे जब तक कि शांति नहीं लौटेगी। लेकिन आप कह रहे हैं उसके लिए बहुत जरूरी है कि पहले ये युद्ध जो है वो खत्म होना चाहिए। युद्ध बंदी की सारी शर्तें या जितनी शर्तें दोनों तरफ बातचीत होनी चाहिए। उसके बाद पूरे तरीके से माना जाएगा। तब ये माना जाएगा। और वो मेरे ख्याल से जल्दी में होने वाला नहीं है, क्योंकि शर्तें ही इतनी मुश्किल हैं कि ईरान मानेगा नहीं। और उधर वो देखिए ईरान तो नहीं मानेगा। ईरान जो है थोड़ा बहुत जैसे न्यूक्लियर पे हो गया, बातचीत चल रही थी कि 20 साल का हम बात आप बंद करिएगा, तो चलिए वो 5 नहीं हुआ, 10-15 में बांध जाएंगे। जो इनको अब न्यूक्लियर पे भी डील मिलेगी, जो पहली डील थी वो उससे बेहतर नहीं होगी, क्योंकि आज ईरान जीता हुआ देश है। और वो क्यों मानेगा किसी की बात? तो आप इस बात को मान के चलिए, ईरान धमकी या धौंसबाजी अमेरिका की नहीं सहेगा।